नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एटीवी एक्सपोज। और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं रविंद्र कुमार शर्मा जी, जो संपादक हैं मेरे साथ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा साहब। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी। जेएनयू में लगातार नारेबाजी तो होती ही है, लेकिन जेएनयू में इस बार फिर से वही जिस पुराने एजेंडे पर थे, क्या क्या नारे लगाए हैं, पहले तो आपको हम वीडियो ये दिखाते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं आगे। इनको मारो झूठे चार, इनको मारो झूठे चार। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सारे डीएस छोड़। 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 तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो झूठे चार। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो झूठे चार। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय सावित्री जय भीम, जय भीम जय भीम। जय जय फूलन जय भीम, जय भीम जय भीम। जय जय फूलन जय भीम, जय भीम जय भीम। जय जय बिरसा जय भीम, जय भीम जय भीम। जय फातिमा जय भीम, जय भीम जय भीम। जय फातिमा जय भीम, जय भीम जय भीम। जय नागेली जय भीम, जय भीम जय भीम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। विक्टिम पॉलिटिक्स पर हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। सबसे बड़े आतंकवादी ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी। सबसे बड़े आतंकवादी ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी। सबसे बड़े आतंकवादी ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी। साधु जय भीम। तो आपने पूरा वीडियो देखा? बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह से जो है कि पूरा जो टारगेट जो किया जा रहा है उसको भी आपको कि किस तरह से जो है ये ज्ञान जो है बांटा जा रहा है। और जेएनयू के अंदर ये प्रियांशी हैं जो स्क्रीन पर मौजूद हैं, प्रियांशी आर्या इनका पूरा नाम है। भारत के अंदर सरकार भी भाजपा की है, जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा समझते हैं। भाजपा दिल्ली में भी आ गई है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गई, उठा करके न जेल में बंद किया गया। और कल को यही अगर, क्या आपको नहीं लगता कि प्रियांशी आर्या करना चाहती हैं, दंगे कराना चाहती हैं, क्या ऐसी धाराएं इन पर नहीं लगाई जानी चाहिए? और इनको क्या कॉलेज प्रशासन की तरफ से सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? पुलिस की कार्यशैली पर सवाल और संदेह क्यों न किया जाए? और इसी पर अदालतें भी मौन हैं, इस पर अदालतें भी चुप हैं। और ये जज जहां और कोई प्रतिक्रिया या कोई ऐसी घटना देखते हैं तो उस पर बोलते हैं, लेकिन इस पर बिल्कुल खामोश हैं। न तो अदालतें बोल रही हैं, न पुलिस किसके इशारे पर, पुलिस अंडर में किसके है, पुलिस किसके इशारे पर चुप है? पुलिस को तो निष्पक्ष कार्यवाही करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि गृह मंत्रालय के अधीन सब कुछ है, तो गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। अमित शाह जी के ऊपर मोदी जी है और मोदी जी के ऊपर आरएसएस। तो ये क्यों न कहा जाए कि ये सीधा सीधा जितना भी एजेंडा है, खास करके जो बड़े बड़े चलते हैं और ऐसे वाले, इनमें भाजपा की सह न हो और आरएसएस की सह न हो। अगर सह नहीं है तो सही साबित करो अपने आप को, क्योंकि आज के दौर में तो सब कुछ आपके पास है। आपने कार्यवाही में इतनी देरी क्यों लगाई? क्या आप आग लगने का इंतजार कर रहे हैं नागपुर की तरह? क्या आग लगने का इंतजार कर रहे हैं मणिपुर की तरह? और क्या इस तरह के लोगों को छूट दी जानी चाहिए? फिर अगर किसी ब्राह्मणवादी संगठन के और हिंदू संगठनों के अगर कुछ फतवे और चीजें अगर जारी होती हैं, कल को वो हिंसक प्रदर्शन जैसी झड़पें भी होती है, अगर कार्रवाई नहीं आप करते हैं तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा आने वाले समय में, अगर ऐसा कुछ होता है? जी शर्मा जी।
डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसमें आपको बताऊं कि ये जेएनयू के अंदर में पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है कि ये लोग कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। इससे पहले भी हुआ है और ये इस चीज के लिए जेएनयू फेमस रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये हो क्यों रहा है। देखिए, कंट्रोल करना या एक्शन लेना वो दूसरा पार्ट है, वो बात का पार्ट है, लेकिन पहला पार्ट आता है कि ये सब हो किसके इशारे पर रहा है। पहले भी जेएनयू के अंदर से इस टाइप के नारे निकले हैं। इस वक्त ब्राह्मण बनिए ठाकुर राजपूत के लिए निकले, लेकिन पहले पूरे हिंदू समाज के लिए निकले थे। उनको निकालने के पीछे और इन नारों के पीछे भी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जेएनयू देन किसकी है? ये नेहरू की देन है जेएनयू। और जेएनयू के अंदर में शुरू से ही इस टाइप की मानसिकता पैदा की जाती रही है, जो कि समाज को बांटने का कार्य करती हैं और इस देश को बांटने का कार्य करती हैं। और जहां तक एक्शन की बात है, तो समाजवादी पार्टी के एक केशव जी नाम से लीडर रहे हैं, अभी वो शायद दूसरी पार्टी में चले गए हैं। नहीं नहीं, पहले बीजेपी में थे, अभी वो समाजवादी में है। उन्होंने तो सरेआम रामायण के पन्ने फाड़े थे। लेकिन बात ये आती है कि अगर मोदी सरकार, ये पहली बार नहीं कि अगर मोदी सरकार एक्शन ले तो कुछ क्या उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। मोदी सरकार ने जब जब इस समाज के लिए कुछ कार्य करने की सोची है, तब तब इस देश की जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो एक दीवार बनकर के मोदी जी के सामने खड़ी हो जाती है। और आज भी अगर मोदी जी कुछ एक्शन लेते हैं, तो ये जितनी भी पार्टियां, जिसमें अखिलेश है, जिसके अंदर में केजरीवाल है, जिसके अंदर में राहुल गांधी है, जिसके अंदर में साउथ की आपकी पार्टियां हैं, लालू प्रसाद है, वो आगे खड़े हो जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के बोलने का अधिकार छीन रही है। जबकि मेरा मानना ये है कि बोलने का अधिकार सिर्फ वहां तक होता है किसी का भी, जहां तक दूसरे के अधिकारों को हनन ना होता हो। इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टियां भी इसमें सहयोग करें, लेकिन नहीं, राजनीतिक पार्टियां इनके साथ में खड़ी हुई है, सारी की सारी जितनी भी है। कांग्रेस इनके साथ है। क्या कांग्रेस ने कभी कुछ बोला? जब से स्टेटमेंट आया, जब से वीडियो रिलीज हुआ है, तब से कांग्रेस ने कुछ बोला नहीं बोला, समाजवादी ने कुछ बोला नहीं बोला, किसी और पार्टी, केजरीवाल की पार्टी ने कुछ बोला नहीं बोला, लालू प्रसाद ने बोला नहीं बोला। क्या ये जो पार्टियों में आपको नाम गिलवाए हैं, क्या इन पार्टियों के अंदर कोई ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत या गुजर नहीं है? सभी है इनके अंदर में। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इन लोगों की सही के ऊपर में ही ये सारा कार्य हो रहा है। और जहां तक कांग्रेस की बात है या दिल्ली पुलिस की बात है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंडर में, अमित शाह जी के अंडर में। और थोड़ा सा वेट कीजिए, बदला एक एक से लिया जाएगा, इन सभी को लाइन पर लाया जाएगा। ये पहली बात, ये पहले भी एक्शन हुए हैं, अभी फिर एक्शन होगा इनके ऊपर। जी। लेकिन संविधान रौंदने वालों को क्या रौंदा नहीं जा सकता है? ठीक वैसे ही जैसे वो संविधान रौंद रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या सही ढंग से कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है क्या? जी। तो इसके लिए क्या पार्टियां विरोध कर रही है तो चुनाव लड़ना छोड़ देते हैं क्या ये? पार्टियां नहीं, विरोध करती उसका हैं तो क्या उसी का हम मैं आपको लड़ना छोड़ देंगे? जी जी, तो अब इसी का ये मैं जो चीजें हैं, उनको कांग्रेस की जब आप बात करते हैं तो कांग्रेस को नहीं वोट चाहिए ना ब्राह्मणों का। आप जबरदस्ती देने जा रहे हो तो आप दो जा करके। जैसे भारतीय अब भाजपा भी शर्त रहती है कि हमको कट्टरवादी हाँ, मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, कल को आप जबरदस्ती दे रहे हो तो दो, ठीक है? बिल्कुल। तो अब इसका मैं अब आपको जवाब देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जहां भी कोई इस टाइप का देश विरोधी, प्रदेश विरोधी या समाज विरोधी कार्य होता तो उनका एक्शन होता था बुलडोजर का। कि कोई भी अगर ऐसा करेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलाइए और उसको जमींदोज कर दीजिए। उसका असर क्या होगा कि ये राजनीतिक पार्टियां सारी सुप्रीम कोर्ट चली गई, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि इस देश का सबसे उच्च न्यायालय है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जजेज वहां पर हैं, उन्होंने उसके ऊपर रोक लगाई मोदी जी के एक्शन, योगी जी के एक्शन पर। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी निष्पक्ष नहीं है। वो इस सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता भी इसी टाइप की है, और ये लोग भी इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई भी सवाल ये सुप्रीम कोर्ट का उठता है, जज आज तक बताइए आपकी जो मोदी जी के साथ में खड़ा हुआ है? कोई नहीं है। सवाल तो सरकार की मंशा पर भी उठते हैं। सवाल अगर सरकार कर रही है तो सरकार सरकार भी निष्पक्ष कहाँ कर रही है? आप सोचिए कि एक आम आदमी जब बलात्कारी निकलता है तो उसका घर गिरा दिया जाता है। वहीं उनके सरकारी सिस्टम से जब कोई बलात्कारी निकलता है तो उसको बचाने के लिए पूरी पुलिस, पूरा सरकारी महकमा लग जाता है। क्यों नहीं उसका घर गिराया जाता? आप मुझे बताइए कि मैं आपको कम से कम हजारों पुलिस वालों के नाम बता सकता हूँ बाय नेम, और जिनके ऊपर अभी चल रहा है और उनका घर नहीं गिराया गया। क्यों? ये मतलब जो दो तरफा चीजें हैं, क्या इस देश में दो संविधान है क्या? अगर दो संविधान बतौर है, मैं तो समर्थन ही नहीं करता किसी के घर गिरने का। क्यों?
तब करूंगा जिस दिन किसी मंत्री के ऊपर अगर वही ब्लेम और वही चीज लगी तो उसका भी घर गिरना चाहिए। घर केवल आम आदमी का क्यों, आम आदमी के लिए कोई जी कानून क्यों, और ये कानून क्यों पुलिस वालों के लिए नहीं? अगर कोई पुलिस वाला बलात्कारी है तो क्या उसका घर गिरना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताइए। और अगर नहीं घर गिराया जा रहा है तो साफ तौर पर लग रहा है कि सरकार दोहरी नीति के साथ चल रही है, तो उस पर फिर जो भी जज कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। आपके लिए तो सब समान होने चाहिए ना, आपके तो सरकारी सिस्टम में तो ज्यादा कचरा होना चाहिए। आप तो उनको कहिए कि आधा घर गिराएंगे हम आम आदमी का, लेकिन अगर सरकारी सिस्टम में कोई पाया जाएगा तो पूरा घर गिरेगा, तहस नहस कर अ, देंगे। तो ये देखिए चीज आप लाइए ना, इसमें आप 2 संविधान है, कैसे आप इस देश में आप चला सकते हैं? फिर तो आप देखिए इस ज्यादती कर जिन रहे हैं ना लोगों कि नहीं अलग नहीं कानून अलग जिन कानून। लोगों को आज इस जिन लोगों को आज ये बात कह रहे हैं जो लोग कि 2 संविधान हैं, वो लोग कांग्रेस के टाइम को भूल जाते हैं, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के लेकिन समय को क्या वो नहीं, लोग भूल जाते ये हैं। इन कहकर मैं लोगों ने बचा तो नहीं शुरू से ही सकता। चलाया है। मैं अगर देखिए मैं ये पहली नहीं बात कह रहा हूँ, तो मैं सहमत हूँ, लेकिन बीच में आपको करेक्शन भी कर दूं कि इसी वजह से तो लोग कांग्रेस से दुखी थे, इसीलिए तो सत्ता बदली। और फिर वो जो कर रहे थे वही आप कर रहे हैं। फिर अंतर क्या है? भले ही आप एक तरफा कार्यवाही, तो एक तरफा है ना आपकी ज्यादा, आप नहीं, फिफ्टी मैं फिफ्टी आपको परसेंट बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि गवर्नमेंट अगर जब भी ये वाली जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो ये जब भी कुछ अच्छा करती है तब इस देश के हिंदू भी उनके विरोध में खड़े होते हैं। अभी वक्फ बिल के लिए जो धरना प्रदर्शन किया गया था दिल्ली के अंदर में, उसमें कितने सारे हिंदू हिंदू लोग आए थे। क्यों? क्या वो कुछ समाज के लिए गलत था? हम्म, क्या जो मुस्लिम समाज जो वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीनों को हथियाता है जिसके लिए आप किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, क्या वो गलत था? तो किसी की तरफ उंगली उठाना तो डॉक्टर साहब बड़ा आसान है, लेकिन उस चीज का रीजन भी आप सोचिए कि क्यों नहीं है ऐसा। और जहां तक एक्शन लेने की बात है इस केस में जो ये जेएनयू में हुआ, तो आप निश्चिंत रहिए कि इनके ऊपर अवश्य एक्शन होगा। ये कांग्रेस का टाइम नहीं है जहां से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा निकल जाएगा, वो नहीं हो सकता। बहुत जल्दी अच्छा, इसका आपको एक्शन देखने के लिए अब इसी मिलेगा। विषय पर आते हैं। ये जो जी गोबरवाद, ब्राह्मणवाद, ये वाद, वो वाद, ये सब चीजें जो है, जो बहस होती रहती है, क्या जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख करके गए हैं, कोई सूत्रराज पुस्तक में अपनी साफ-साफ की, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य या कोई हिंदू या कोई आर्य बाहर से आया। मतलब ये इसका कोई प्रमाण नहीं। उन्होंने तमाम इतिहासकारों को सीधे-सीधे जूता मारा कि तुम जो अभी तक कचरा लिख रहे थे, ये सब कचरा है। इसका कोई एक सबूत दिखाओ कि कोई आर्य बाहर से नहीं आया। अंग्रेजों के कहने का मतलब था कि ये जो लोग हैं, ये भी आर्य हैं और ये बाहर से आए हैं, तो हम भी बाहर से आए हैं, तो हम दोनों ही बाहरी हैं। तो हम में और इनमें क्या अंतर है? ये ज्यादा बरसों से रह रहे हैं, हम कम बरसों से रह रहे हैं। ये दर्शाने की कोशिश उनके जो इतिहासकार थे, वो जो है कर रहे थे। लेकिन इन सबको जो है, ये समझिए कि सीधा-सीधा तमाचा जो है पूरी के पूरे अंग्रेज जितने भी इतिहासकार थे, उन सबको मारा और सीधे कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, आप बिल्कुल तथ्यहीन बातें आप कर रहे हो, आप गलत जो है देश को बरगला रहे हो कि आर्य बाहर से आए, इसका कोई प्रमाण नहीं है और आर्य बाहर से नहीं आए। तो वो कौन से क्या अंबेडकरवाद में भी अब गोबरवाद भरता जा रहा है, दिमाग में गोबर है, हाथ में संविधान है, जय भीम ऊपर है। अच्छा लगता है कि जब आप कह रहे हो कि आर्य बाहर से आए हैं, ब्राह्मण बाहर से आए हैं, जब खुद ही अंबेडकर कर रहे हैं, अंबेडकर को बाप भी मान रहे हैं, तो अंबेडकर के बच्चों को क्या अनपढ़ हैं? मतलब ये अंग्रेजों के बच्चे हैं कि अंबेडकर के बच्चे हैं? मतलब बाप किसे मान रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। अभी तक इतिहासकारों का इनके ऊपर से भूत नहीं उतरा है। मतलब ये एक तरफ अंग्रेजों को अपना बाप बना के चल रहे हैं, दूसरी तरफ अंबेडकर साहब की नीतियों का बता रहे हैं, बखान कर रहे हैं। तो अंबेडकर जी ने तो खंडन किया ना, तो ये अपने अंग्रेजी जो इनके उनको कब जो है छोड़ पाएंगे? आपको लगता है कि बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है? 70 साल हो गए कांग्रेस और उनको आप छोड़ जाइए। इनके दिमाग से गोबर कब उतरेगा? इनको बताया गया पढ़ने के लिए, घोड़ी चढ़ने के लिए तरस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमको घोड़ी नहीं चढ़ने दी जा रही है। तो अब बहुत सारे बयान ऐसे आ जाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, इसको कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि ये तो बाप उन्हीं को बना करके बैठे हैं ना, ये नहीं मानने को तैयार है कि भाई जिनको हम बाप बोल रहे हैं, हम तो अंग्रेजों को बोलने की आदत थी, उन्हीं की गुलामी की, उन्हीं की जो है करते थे और हम अभी भी उन्हीं की बात मानते हैं। तो अम्बेडकर फिर कहाँ आए? अम्बेडकर तो गायब हो गए ना अम्बेडकरवाद में। जी। देखिए अम्बेड ये जो लोग हैं जितने भी अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति ना तो अम्बेडकरवादी है, ना ही इनको अम्बेडकर साहब का एक भी कायदा नहीं, जब ना तो ये फॉलो करते हैं ना उनकी ये बात मानते हैं। अम्बेडकर साहब ने कहीं भी नहीं ये कहा है कि क्षत्रिय ब्राह्मण बनिए जाट गुजर ये बाहर के हैं, कभी नहीं कहा। दूसरी बात, जब तक ये पूरा समाज
इन मुसलमानों के साथ में रहेगा, मीम और भीम के चंगुल में फंसा रहेगा, तब तक यही होता रहेगा। इस देश में मैं आपको लिख करके ये चीज बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश के किसी भी जाटव को और किसी भी वाल्मीकि को उनका अपना इतिहास नहीं पता है कि वो पहले क्या थे। इन सभी को, ये सारे बड़े उच्च वर्ग से हैं हिंदुओं के, और इनको मुगलों के टाइम पर कन्वर्ट किया गया, इनकी जातियां बदली गई, इनको वाल्मीकि बनाया गया और इनको ये क्या कहते हैं जाटव बनाया गया। ये लोग तो अपना इतिहास भूल गए और आज ये फिर पुनः उन्हीं के चंगुल में फंसे हुए हैं। इनका एक, जब आजादी हो भारत का पार्टीशन हुआ था, तो एक मंडल नाम से एक इनके हुए थे, नेता थे वेस्ट बंगाल से, वो भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे और वो यहाँ, हाँ जी जी जी, वो बहुत सारे मुसलमान और हिंदुओं को यहाँ से, जो शेड्यूल कास्ट मतलब हमारा जो पिछड़ा तबका है, उसको पाकिस्तान लेके गए थे कि आपको वहां बराबर का दर्जा मिलेगा। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो पिछड़ा वर्ग के अपने आप को नेता समझते, जैसे मैं, जिसमें कि चंद्रशेखर रावण एक है, अभी नया नया वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जितने लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे वो आज कहाँ हैं, किस हालत में, क्या वो जिंदा हैं? मुश्किल से 0.1% ही उनमें से है जिनको हम कह सकते हैं कि पिछड़ा तबका वो है जो कि भारत से गया था। बाकी लोग या तो मार दिए गए या उनका कन्वर्सन करवा दिया गया। चलिए ठीक है, हम तो जब तक ये लोग मीम और भीम के चंगुल से नहीं निकलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी इनकी। क्या कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है? सवर्ण एक्ट नहीं बनना चाहिए इस देश के अंदर? जातिगत जो है जाति निंदा कानून, ईस निंदा कानून और धर्म निंदा कानून, क्या 3 कानून बनने से बहुत हद तक समस्या हल हो सकती है अथवा नहीं? और आप इसमें कितना सहमत हैं? एक दूसरे की जाति को गाली देने पर पहली बार अगर एफआईआर होती है तो ये 1 महीने की सजा और कम से कम 3 महीने की तो सजा होनी ही चाहिए। अगर 3 महीने की नहीं तो 1 महीने का तो हो ही। और उसके बाद में उसी के साथ जैसे एससी/एसटी एक्ट लगता है तो 4 लाख रुपए, 8 लाख रुपए कहीं जो है दिए जा रहे हैं, तो वो सवर्ण एक्ट में भी जुड़ने चाहिए कि पहली बार अगर आप पकड़े गए हो तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेगा और 1 लाख जो है उसको कमा करके देना पड़ेगा, वो जैसे लाए। तो जुर्माने का एक प्रावधान 10,000 शुरुआत में करिए, लेकिन करिए। अगर वही व्यक्ति दोबारा गाली देते हुए पकड़ा जाता है, उसके ऊपर दोबारा एफआईआर अगर लॉन्च होती है या शिकायत उसकी आती है, तो उसके ऊपर फिर आप जो है 2 लाख करिए, 5 लाख करिए और फिर सीधा जो है कम से कम जो है 3 साल की सजा का प्रावधान होना ही चाहिए। तो क्या इस प्रकार से अगर चीजें आती हैं कि कोई किसी के धर्म पर ना बोल पाए, कोई किसी के भगवानों को गाली ना दे पाए और कोई किसी की जातिगत गाली ना दे पाए, इसमें आप कितना सहमत हैं? और क्या इससे अपराध लगभग क्या 70% तक इनमें कमी आएगी कि नहीं आएगी? जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बताऊं आपको, जो आप ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो कानून है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कानून बने और केवल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनना चाहिए कानून। जब तक जितने भी राजनेता हैं इन पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा कोई सुधार नहीं आ सकता, क्योंकि ये राजनेता ही हैं जो पार्लियामेंट के अंदर में कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रामायण की किताबों के पेज फाड़ते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि सरेआम हिंदुओं का कत्लेआम करवाते हैं। तो इस कानून को अगर बनाया जाए तो सबसे पहले ये राजनेताओं पर लगे। राहुल गांधी ही है वो व्यक्ति जिसने पूरी पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदू हिंसक है, लेकिन हिंदू अगर हिंसक होता तो उसी वक्त राहुल गांधी को सबक सिखा दिया गया होता कि हिंदू हिंसक है, लेकिन नहीं, हम हिंसक नहीं है। इसलिए ये कानून बने, लेकिन राजनेताओं के ऊपर ही इंप्लीमेंट ये क्यों कि राजनेताओं की वजह से ही डाउन द लाइन वो बिहेव करते हैं जो कि राजनेता करते हैं। इन पे आप लगाइए, समाज अपना सुधर जाएगा। लोगों को बताइए कि मत कीजिए ऐसा। एक ब्राह्मणों को अपमानित जैसा करवाया जाता है कि भाई जो सविता कबीर थी वो उनकी पत्नी जो है ब्राह्मण थी, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में उनका ब्याह हुआ था, ठीक है। उसके बाद में अम्बेडकरवादियों ने उन पर शक भी किया था कि भाई उनको जहर दिया गया था। सवाल ये उठता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मणों से, राजपूतों से इतना चिढ़ते थे कि जो उनकी 4 बहनें थी डॉक्टर अम्बेडकर की, उनमें 3 बहनें तो ब्राह्मणों में ब्याह देते हैं और 1 बहन की शादी राजपूतों में कर देते हैं। तो इतनी लड़ाई थी कि बदला इस तरह से लिया गया अम्बेडकरवादियों का। समझ में नहीं आता कि क्या वो उनको अपनी जाति, अपनी समाज के लोगों में पढ़ा लिखा नहीं समझना चाहते थे या फिर वो अकबर वाली चीज चलना चाहते थे कि नहीं लोगों में समन्वय बैठ सके। लेकिन इनके जो चेले चपाड़े हैं जो आजकल जो अम्बेडकर के घूम रहे हैं सड़कों पर, खुलेआम जो नंगा नाच कर रहे हैं, बोलते हैं नहीं हम तो घोड़ी पर चढ़ के ही मानेंगे। पढ़ने से इनको कोई लेना देना नहीं, किताबें पढ़ो, पहले कहते थे पढ़ने नहीं देते हैं, आज किताबें पकड़ाओ तो भागते हैं, बोलते हैं कि नहीं किताबों में पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, अभी भाजपा आ गई है। मतलब इन्होंने पढ़ना नहीं, बहाना ढूंढना है, बस केवल दंगे करने, इन्होंने चीजें करनी। जो डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने की बात बोल रहे थे वो पढ़ने से भागने का, जैसे बच्चा नहीं होता है छोटा वाला, अब छोटे बच्चे को बचपन में कितना मारो, उसके कान के नीचे बजाओ, उसके ये बजाओ उधर बजाओ, लेकिन वो पढ़ने के लिए इधर से उधर आना का नहीं करेगा। वही हाल इनका है।
मतलब नाम के आगे तो अम्बेडकरवादी लगा लिया, तो इनके चाहे कान के नीचे मारो, चाहे ऊपर बजाओ, चाहे नीचे बजाओ, लेकिन ये पढ़ने से भागेंगे। पढ़ने के लिए इनको क्या करना है, चाहे ब्राह्मणों को गालियां देनी पड़े, टाइम पास हो रहा है ना, टाइम पास इनको करना है, तो टाइम निकल जाएगा, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ने से बहाना नहीं है क्या, साफ साफ अगर ये कहा जाए जी। बिल्कुल, ये कोई भी इनमें से पढ़ना नहीं चाहता, ये चाहते हैं कि इनको मलाई मलाई मिलती रहे। जितने भी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो एक भी व्यक्ति कोई अगर अम्बेडकर साहब की फैमिली के बारे में बता दे या जानता हो, तो मैं शर्त लगाता हूं आपसे, किसी को भी नहीं पता कि अम्बेडकर क्यों पढ़ने के लिए विदेश किसने भेजा, अम्बेडकर की शादी किससे हुई, अम्बेडकर की बहनों की शादी किससे हुई, इनमें से किसी को नहीं पता ये चीज। इनको सिर्फ अम्बेडकर के नाम पर अपनी दुकानें चलानी है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक ये हमारा पिछड़ा वर्ग इस मीम और भीम के जाल से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक ये अम्बेडकर अम्बेडकर जो कह रहे हैं या अम्बेडकर के नाम पर जो अपनी दुकान चला रहे हैं, जब तक ये इनसे पीछा नहीं छुड़ाएंगे, तब तक कुछ सुधार नहीं होने वाला। इसलिए आवश्यकता है कि सबसे पहले हमारे इस समाज को मीम और भीम के नारे से बाहर निकलना चाहिए, इनके लोगों से बाहर आना चाहिए। उसके बाद में ये कुछ आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा ये आगे बढ़ने की उम्मीद मेरे को नहीं लग रही। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा रूल लेकर आना चाहिए कि अगर कोई भी राजनेता किसी के भी धर्म के प्रति, कोई भी धर्म हो चाहे, और किसी भी जाति के प्रति अगर कोई या किसी से कोई भी व्यक्ति किसी की जाति पूछेगा, स्पेशली राजनेता, तो उनको सीधा सलाखों के पीछे भेज दिया जाए और अच्छा मोटा भारी भरकम इनके ऊपर में फाइन लगाया जाए। जितना बड़ा नेता हो उसके ऊपर उतना ही बड़ा फाइन लगना चाहिए। जी, तो हमारे साथ में थे रविंद्र कुमार शर्मा जी, क्योंकि आज का विषय भी बहुत ज्यादा जरूरी चलाना था और इस पर हम सभी लोगों के जो है जवाब लेंगे, भाजपा के नेताओं से भी हम पूछेंगे, क्योंकि भाजपा इसके लिए मैं जिम्मेदार इसलिए भी मानता हूं कि अभी तक आप कार्रवाई नहीं किया है और आपने अभी तक जेल में नहीं डाला है, तो संदेह तो आप पर बिल्कुल किया जाएगा। पार्टी विरोध कर रही थी, इसका मतलब फिर छोड़ दो, फिर तो आतंकवादियों के साथ भी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, तो आप आतंकवादी को क्यों नहीं क्षमादान देते हैं, प्राणदान आप उनको भी दे दिया आप करें। तो पार्टी इंतजार आपके कीजिए, पीछे आप पड़ी है। जरूर एक्शन होगा, जरूर एक्शन होगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक जरूर है, एक्शन होगा। धन्यवाद। हम लगातार इस विषय को उठाते रहेंगे और जब तक जो है ये आर्या अंदर नहीं जाती हैं, तब तक ये मुहिम शुरू रहेगी, क्योंकि ये जो नारे हैं ये बहुत हो गया है अब की बार। तो अब एक ही पुकार है कि अब ब्राह्मणों को उतरना पड़ेगा और जो ब्राह्मण नहीं बिल्कुल, उतरेंगे उनका भी पूर्ण संपूर्ण बहिष्कार होना भी बहुत आवश्यक है ब्राह्मण समाजों के बिल्कुल, द्वारा। उनके लोग भी बिल्कुल, पकड़ बिल्कुल, के लाएंगे, क्योंकि तुम दूसरों के लिए आवाज उठाते हो, अपने लिए कब उठाओगे। राजपूतों से भी पूछेंगे और बनियों से भी पूछेंगे, सवाल तो बनता है। बिल्कुल। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी नमस्कार, से बढ़ता नमस्कार, एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।